हेलो आप लोगों को। हम लोग सेट 9 के लक्ष्य का प्रैक्टिस शुरू कर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगा मैं, जो मुझे महसूस हुआ, मेरे को कम्युनिकेट करने का मेरी ड्यूटी में आता है। आप में से ऐसा मुझे महसूस होता है, हालांकि बताते तो नहीं हो, कि आप में से अधिकतर लोग आंसर्स को मैच करने के बाद उन क्वेश्चंस का जो आपसे मिस्टेक हुआ है, अगर आप करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हैं। अगर आप देख रहे हो तो यू आर डूइंग ए गुड थिंग, और अगर आप नहीं देख रहे हो तो याद रखना कि अगर आप अपने मिस्टेक्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखो कि मेरा मिस्टेक क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसका सही क्या होगा, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। सो अगर आपकी जितनी भी गलतियां होती हैं ना, उसको एनालाइज जरूर कर लिया करो कि क्यों मिस्टेक्स हो रहा है, क्योंकि अपनी गलतियों को एनालाइज करके ही आप एक्यूरेसी डेवलप कर सकते हो। प्रैक्टिस सिर्फ एक्यूरेसी नहीं देती। प्रैक्टिस अगर आप लगातार करोगे तो जितने सही आपके होते हैं वैसे ही होते चलेंगे। गलतियों को एनालाइज करोगे, मैथ में आपने यही किया है ना, कि आपने अपने मिस्टेक्स को एनालाइज किया एंड अकॉर्डिंगली यू डेवलप्ड इन योर अदर पेपर्स। यहां भी एनालिसिस को इंपॉर्टेंस देना। अब आप आंसर्स को मैच कीजिए, देख लीजिए आंसर्स कितने आपके सही हुए हैं। वीडियो को पॉज करना है, कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है एंड दैट इज ए गुड थिंग, क्योंकि अगर इस लेवल के कॉम्प्रिहेंशंस पे, या क्लोजेस्ट तो नहीं बोलूंगा, कि इस लेवल के सेंटेंस अरेंजमेंट कॉम्प्रिहेंशंस पे आपकी अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो आपका डायरेक्शन बहुत सही है, आप बहुत सही बना रहे हो। कीप इट अप। एटलीस्ट एक स्पेसिफिक इंग्लिश का पेपर आप बना रहे हो, दैट इज ए वेरी गुड थिंग। चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में आपके पास एरर है स्पेलिंग का, और परजिफरेंस का स्पेलिंग अंतिम में आर के बाद ए लगता है, परजिफरेंस होता है। इंटॉलरेंस, कंपैशन किसी के प्रति सहानुभूति, डिसिपेट बर्बाद करना, खत्म कर देना, वेस्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड डिसिपेट का जो मीनिंग होता है परजिफरेंस। इस सेंटेंस के सेंटेंस अरेंजमेंट को देखो। आप अगर ध्यान दो तो आपके पास पहला सेंटेंस डी और बी है। अब डी में देखें, ड्यूरिंग अ रिसेशन यूएस कंपनीज मस्ट कट कॉस्ट टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। रिसेशन के दौरान उनको प्रॉफिटेबिलिटी में कटौती करना होगा, कॉस्ट में कटौती करना होगा, ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। अब अगर आपको ये देखना है द कॉल सेंटर यूएस कंपनीज कैन आउटसोर्स नॉन कोर कंपनीज, तो आपका अगर फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द कॉल सेंटर्स बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया माइट देयरफॉर एक्सपीरियंस, देयरफॉर दे एक्सपीरियंस, अगर देयरफॉर यहां लगा हुआ है इसलिए ये देयरफॉर एक्चुअली यहां का है। तो जो बीपीओ सेक्टर है, कॉल सेंटर्स के जो सेक्टर हैं इंडिया में, वो यूएस के रिसेशन के चलते महसूस करेंगे एक ग्रोथ। तो देयरफॉर के चलते ये फर्स्ट सेंटेंस तो होगा नहीं, तो तुम्हारा सी और डी कैंसिल हो गया, जिसमें बी पहला सेंटेंस था। अब डी के बाद ए और बी की बात हो रही है। अब डी के बाद अगर हम बी को रखें तो डी के बाद बी सीधा कैसे आएगा? देयरफॉर बोल रहा है तो कुछ तो और कारण होगा ना, और कारण ये है कि यूएस कंपनीज कैन आउटसोर्स, कॉस्ट में कटौती करने के लिए तुम्हारे डी के बाद कटौती करना होगा ना, तो तुम्हारे डी के बाद ए आएगा एंड आंसर इज बी। वी इंपोर्टेड द फॉर कोट्स फ्रॉम स्वीडन, सो तुम्हारा सी ओके। सिनोनिम देना है और डिप्लोर का सिनोनिम देना है। डिप्लोर का मतलब होता है किसी के बारे में मतलब अफसोस करना कि उसमें ये काम, वो जो स्थिति है या वो जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो वो अफसोस करने के लिए
रिग्रेट करना हो जाएगा, क्योंकि इम्प्लोर का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट, किसी से अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना। डिप्राइव, किसी को कुछ किसी चीज से वंचित कर देना, छीन लेना उससे। डिनाई, मना करना उस चीज को। सो अफसोस करना उस बात पे। इनक्रेडिबल, एंटोनिम इनक्रेडिबल, जिसपे अगर इसके सिनोनिम को ध्यान दीजिएगा, दो मीनिंग होता है। इनक्रेडिबल, जैसे अभी आप कभी वो कांग्रेस के टाइम में था इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल का दो मीनिंग होता है, एक फैंटास्टिक वाला और एक ऐसी कोई बात जिस पे विश्वास नहीं आए, अविश्वसनीय। अब अविश्वसनीय का भी दो हिंदी तो होता ही है ना। उसने अविश्वसनीय पारी खेली और उसकी बात अविश्वसनीय थी, मतलब उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता था। सो इनक्रेडिबल का सिनोनिम अगर होता तो फैंटास्टिक हो जाता। इसके दो मीनिंग होते हैं, दोनों के अलग अलग मीनिंग। अविश्वसनीय का अगर मैं बोल लूं, फैंटास्टिक वाला तो बहुत बुरा, और अविश्वसनीय का अगर एक वो मीनिंग लिया, विश्वास नहीं किया जा सके, तो बिलीवेबल। नेक्स्ट, पॉइंट ब्लैंक, उसने उसके प्रपोजल को पॉइंट ब्लैंक रिजेक्ट किया, दैट इज डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। ध्यान देना, विथ हर होमवर्क दिया हुआ है तो इन हर होमवर्क नहीं होगा, यहां नहीं है। सो रीता रिक्वेस्टेड हर, वो ये आसान क्वेश्चन था। इस सेंटेंस को देखो, फिलर को, शिवलाल डैश क्लासिकल म्यूजिक, उनको क्लासिकल म्यूजिक ये होता है, वो ये करते हैं। ही ऑलवेज प्रेफर्स भीमसेन जोशी टू आशा भोसले एंड पंडित जसराज टू कुमार सानू, मतलब वो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं। और पसंद करने का एडोर हो जाएगा, क्योंकि कल्टीवेट का मतलब होता है कोई अपने में अच्छा गुण पैदा करना, एप्रीहेंड का मतलब समझना, एडोर का मतलब बहुत अधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट, डिसीजन मस्ट बी टेकन, तो वी शुड टेक डिसीजन, सिंपल सा। वी मस्ट टेक डिसीजन, सॉरी शुड नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मस्ट लगा हुआ है तो आंसर में मस्ट होगा। 9 का बी, ठीक है। 10 नंबर, प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, अपने एबिलिटी के बारे में हमेशा प्रशंसा करना। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट आया हुआ है, बहुत पुराना है। गो द एक्स्ट्रा माइल, अपने एफर्ट को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देना, या किसी चीज का इट विल गो एन एक्स्ट्रा माइल मतलब जरूरत से ज्यादा, वो जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा हेल्प करना किसी को। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, अपने विचार को बार बार बदलते रहना। मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, छोटी बात का बतंगड़ बना देना। यह होता है अपने अपने गुणों की हमेशा गुणगान गाते रहना, प्रशंसा करना। एंटोनिम, his assignments have taken him to exotic locations around the world. exotic का मतलब होता है कोई नया एंड बहुत अच्छा। कोई भी चीज अगर एक्सोटिक होगी तो वो नया होगा, चूंकि हमारे आसपास वो नहीं पाई जाती, लेकिन वो बहुत पसंद आने लायक है, तो नया और अच्छा। और सिंपल सी बात है, एंटोनिम पूछ रहा है, वंडरफुल तुम्हारा हो जाएगा सिनोनिम, क्योंकि लोकेशंस है ना, तो कॉमन आम लोकेशंस पे, ठीक है। 11 नंबर, 12 बी ही जाएगा ना। द क्वीन टोल्ड हर सन दैट यू मस्ट गो, तो ही लगेगा ना, सन के लिए लगा है तो ही लगेगा। ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर, तो हिज फादर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सही हुआ है तो बहुत अच्छा बनाया हो। एज ए जनरल रूल, पॉलिटिशियंस डू नॉट डैश द सेंटर स्टेज, जो सेंटर स्टेज होता है मतलब स्टेज पे जो केंद्र बिंदु होता है उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, फॉरविड का मतलब होता है मना करना, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, तो फॉरसेक ना, त्यागना, छोड़ना, कभी भी लाइमलाइट को वो छोड़ना नहीं चाहते।
ये क्वेश्चन अच्छा था, अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छा है। पिकरेस्क में एक सी नहीं होता है, PICARESQUE। पिकरेस्क कोई भी नॉवेल, कोई भी फिल्म जो किसी आवारा आदमी के जीवन को बताए। बहुत सारे फिल्म्स आजकल आ रहे हैं ना, जिसमें कोई मतलब एंटी सोशल एलिमेंट है, उसके जीवन को हम दिखाते हैं। पिक्चरेस्क देखने में बहुत मनोरम होगा। बर्लेस्क मजाक उड़ाने वाली चीज होती है राइटिंग में, हम के जब किसी चीज का मजाक उड़ाते हैं। एंड ग्रोटेस्क बहुत विकृत टाइप की चीज, विकृत, डिस्टॉर्टेड, डिसशेप्ड। इस क्वेश्चन को देखो, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ हिज मदर वॉज कन्विंस्ड दैट सिगमंड हैड बीन बोर्न टू फुलफिल अ हाई डेस्टिनी। उसके जन्म से ही उसकी मां को यह विश्वास था कि वो कोई बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है। अब उसके बाद क्या? दिस कन्विक्शन रिमेन्ड विथ हर ऑल। ये जो विश्वास था उसके साथ, उन मां के साथ पूरी जिंदगी बना रहा। तो तुम्हारा पी तो फर्स्ट सेंटेंस होगा ही। अब अगर पी फर्स्ट सेंटेंस है तो उसके बाद क्यू डालोगे कि विद इन मिनट्स, ये तो पी के साथ क्यू का कोई संबंध ही नहीं है। सो इट कलर्ड हर रिलेशनशिप विथ हिम टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्री। और उसके रिलेशनशिप पे उनके इस विचार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। सो पी के साथ एस आएगा। सेंटेंस अरेंजमेंट अगर ऐसा नहीं भी पूछता है तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट आपके नॉर्मल अरेंजमेंट से थोड़ा टफ होता है। बना रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ी रही है, और क्या पता पूछ दे तो तुम बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे। इस क्वेश्चन को देखो, तुम्हारा जरा ध्यान दो कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा। बी ही आएगा ना। अ वॉर इन द मिडिल ईस्ट में इंडेंजर ऑयल सप्लाई। अगर मिडिल ईस्ट में लड़ाई होती है तो वाटर सप्लाई पे असर पड़ेगा, बी ही जाएगा। व्हेन वाटर सप्लाई डिमिनिशेस प्राइसेस गो अप, इंडस्ट्री रिलाई हैवी ऑन फ्यूल। सो तुम्हारा बी तो पहला ही जाएगा। तुम्हारा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आप ध्यान रखना, मैं हमेशा इलिमिनेशन से बनाता हूं, मैं ऑप्शंस को इलिमिनेट करता हूं ताकि। अब अगर बी के बाद देखो तो एक में डी लगा है, एक में सी आया हुआ है, एक में सी डी है, एक में डी सी है, क्योंकि ए तो दोनों में अंतिम है, ए दोनों में अंतिम है। तो उस हिसाब से तुम जरा देखो कि हम पहले डी को रखें कि पहले हम सी को रखें। वाटर सप्लाई जब कम होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो वो इंडस्ट्री जो फ्यूल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं उनके लिए कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, और तुम्हारा ए नंबर उसके बाद अंतिम में जाने का है। सो तुम्हारा आंसर ए जाएगा, क्योंकि जब वाटर सप्लाई कम होगा तो उसके पहले तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस में डाला हुआ है। 17 नंबर, जो रोप पे चलता है तो उसको तो फुनैम्बुलिस्ट ही कहा जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत बार पूछा है। अपहोल्स्टर, जो घर के तकिए पे, गद्दे पे कवर लगाता है, उसको अपहोल्स्टर बोलते हैं। एक्रोबैट, जो कलाबाजी दिखाता है। एविएटर, जहाज उड़ाने वाले को। नो नन कंटिन्यूअस वर्ब है। आई एम नोइंग, एरर हो जाएगा। कभी भी नो को हम आई एम नोइंग दिस नहीं, आई नो दिस, नन कंटिन्यूअस, क्योंकि ये तुम्हारे पास एक ऐसा वर्ब है जो कोई काम इंडिकेट नहीं करता कि तुम कोई काम कर रहे हो, तुम अपनी स्थिति बता रहे हो। और स्थिति बताने वाले जितने शब्द होते हैं उनको कंटिन्यूअस में, आई बिलीव, आई लव, ठीक है, उसको हम लोग कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 19 नंबर बी जाएगा। विल बी पार्डन तो वुड बी पार्डन हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ी हो सकती है कि दिक्कत हुई हो, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि डिफिकल्टी के बाद
इन आता है और अगर verb आया तो उसके बाद before आएगा. I have difficulty to find, नहीं, difficulty in finding this. So to find के जगह पे in finding हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप. 21 में तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस ध्यान दो कि ए होगा कि बी होगा. ए में लिखा हुआ है एडमिन ऑल्सो, तो ए तुम्हारा फर्स्ट जाएगा नहीं. अब बी तुम्हारा पहला हो गया. इंडियाज नेशनल पास टाइम इज क्रिकेट. इंडिया का सबसे बड़ा टाइम पास करने का चीज है क्रिकेट. अब तुम अगर उसके बाद का सेंटेंस देखो तो बी के बाद एडवर्टाइजर्स, अगर तुम वो प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को और वो ऐसे ऐसे प्रमोटर्स को इंडिकेट मतलब रिक्रूट करते हैं, सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, तो तुम्हारे डी के साथ तो ए जाना ही है. और डी के साथ अगर ए की बात कीजिए तो आपके ऑप्शन नंबर ए के अलावे कहीं नहीं है, क्योंकि डी के बाद ए आएगा. एडमिन मींस एडवर्टाइजर्स. सो ये बनने लायक था, क्वेश्चन आराम से बनता. तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस बी है. ठीक, फर्स्ट सेंटेंस बी है और बी के बाद दोनों में ए दिया हुआ है. अब आपसे पूछ रहा है कि सी डी की डी सी. अब तुम ध्यान दो कि यहां पे लगा हुआ है बट. कंजंक्शन अगर बट लगाते हैं तो उसके पहले एक ऑपोजिट मीनिंग का थॉट चाहिए होता है. और आप अगर ध्यान दीजिए कि हमने अगर आंसर लिया, अगर हमने बी ए के बाद डी डाला तो आपके डी के बाद अगर वो सी आता है तो बट का क्या कनेक्शन है? सी डी का तो एक्सप्लेनेशन है ना. सी द मैटर इनसाइड द व्हाइट ड्वार्फ इज इनक्रेडिबली डेंस. उसका जो मैटर है उसके भीतर का वो बहुत सघन है. बट इट्स मास इज इक्वल टू दैट ऑफ द सन. ये जो सी है ए का अपोजिट है. जरा ध्यान दीजिए कि विथ अ डायमीटर ऑफ ओनली 6500 किलोमीटर्स, इसका डायमीटर मात्र 6500 किलोमीटर है, लेकिन इसका मास पृथ्वी से इतना छोटा है लेकिन मास सूर्य के बराबर है. और उसका कारण यहां दिया हुआ है. वी स्टिल हैव नॉट गिवन आवर डैश टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्स. हमने अपनी ये नहीं दी है, अनुमति नहीं दी है. कंप्लायंस होता है नियम कानून का पालन होता है. कंप्लाई वर्ड का नाउन है ये, कंप्लाई वर्ब होता है. प्रोविजन नियम कानून, प्रोजेक्शन अनुमान. सो हमने अनुमति नहीं दी है. डन. 24. We upset ourselves by responding in a dash manner to someone else's action. दूसरे के एक्शन पे ऐसा करके इरेशनल हम मैनर में करके हम अपने आप को अपसेट कर लेते हैं. अनअबैस्ड, बेशर्मी भरा. इनवैलिड और आर्ग्यूएबल तो होगा नहीं, बेशर्मी भरा. नेक्स्ट तुम्हारा 25 नंबर क्वेश्चन. इरेशनल, अतार्किक रूप से हम रिस्पॉन्स देते हैं. तुम्हारा डी जाएगा ना. द व्हिसल इज ब्लोन, द बस इज स्टॉप्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. टफ टिश्यू को तो लिगामेंट ही बोलते हैं ना. ज्वाइंट्स के बीच में जो टफ टिश्यू होते हैं दे आर कॉल्ड लिगामेंट्स. इंडोडर्म, एक्सोडर्म के भीतर, चमड़े के भीतर वाला पार्ट को इंडोडर्म कहा जाता है. 27 नंबर में आप क्वेश्चन देखिए. आपका फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? ए, बी या सी? ए में लिखा हुआ है दिस इज अनदर काइंड ऑफ साइन बिहेवियर. होगा नहीं.
बी में लिखा हुआ है द सेम बेसिक कैरेक्टर इज देयर, वही बेसिक कैरेक्टर यहां भी है, तो ए और बी तो जाना नहीं है। अब बचा सी, ह्यूमन बींग्स लाइक अदर एनिमल्स मे बी कंडीशन टू रिस्पॉन्स इन अ पर्टिकुलर वेज टू अ गिवन स्टिमुलस। कोई दिए हुए परिस्थिति पे, गिवन स्टिमुलस, दिए हुए परिस्थिति पे एक पर्टिकुलर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके लिए उसको कंडीशन किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। सो सी तुम्हारा पहला, सी के बाद ए, दिस इज अनदर काइंड ऑफ साइन बिहेवियर। तुमको नहीं सोचना है क्योंकि सी के बाद ए ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन था कि बी डी की डी बी। अब जरा सेम बेसिक कैरेक्टर इज देयर और सेम के साथ यहां पे डिफरेंस, तो सी और डी आएगा, सॉरी सी और डी, बी और डी आएगा। पहले बी रखेंगे तब डी रखेंगे, पहले सेम फिर डिफरेंस, ठीक है। 28, इस सेंटेंस को देखो, ये अच्छा है। My mother is all worried about my father's health and also I। ध्यान रखना, मी तो होगा नहीं क्योंकि आई होगा, क्योंकि मां और हम दोनों लोग चिंता करते हैं फादर के हेल्थ को लेके। सो हम ये काट लेते हैं, जिससे ऑल्सो राम हम नहीं बोलते, राम ऑल्सो बोलते हैं, तो ऑल्सो को आना चाहिए बाद में, तो नो इंप्रूवमेंट तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। और रूल ये है कि ऑल्सो को हम सेंटेंस का लास्ट वर्ड नहीं बना सकते। अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो सेंटेंस के लास्ट के वर्ड के रूप में आप ऑल्सो को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ऑल्सो करना होगा तो टू करना होगा, एज वेल करना होगा, क्योंकि टू का मतलब भी, एज वेल का मतलब भी ऑल्सो होता है। राम ऑल्सो, राम एज वेल, राम टू। लेकिन इनमें अंतर यह है कि ये लास्ट में आ जाते हैं, ये लास्ट में नहीं आता, ऑल्सो लास्ट में नहीं आता, ठीक है। तो तुम्हारा ये कैंसिल हो जाएगा। सो का दो मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है, मैं यहां पे एक ऐड कर दे रहा हूं, सो एक कंजंक्शन है और इसका मतलब देयरफॉर वाले मीनिंग में जाता है, ये कंजंक्शन है। एक और सो का मतलब होता है ऑल्सो, जो कि वहां यूज हुआ है, और उसका रूल ये है कि आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस फुल लिखना है, नेगेटिव नहीं, अफर्मेटिव। उसके बाद आप एंड लगाओ, उसके बाद आप ये लगाओ सेमीकोलन, सेमीकोलन, और उसके बाद सो लिख के इस सेंटेंस के बेस पे ऑक्सिलरी वर्ब और तब सब्जेक्ट आप लगा सकते हो। और ये मीनिंग में सो ऑल्सो के काम में ऑल्सो का यूज करता है, मीनिंग देता है। जैसे देखो, और मैं भी, सो एम आई, एम को पहले रखना होगा, सो आई एम नहीं, या आई एम सो नहीं, ये सो ऑल्सो के मीनिंग में है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, क्योंकि इज वरीड प्रेजेंट डेफिनेट दिया हुआ, तो वहां भी प्रेजेंट डेफिनेट, आई एम ऑल्सो वरीड, और तब सब्जेक्ट, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब नहीं डालना होता है। नेक्स्ट तुम्हारा क्लोज टेस्ट, आपका ये बन जाएगा। अगर आपके मन में ये आया कि टू क्यों नहीं होगा, तो टू के पहले द लगता, द टू आर एसिमेट्रिक, बोथ आपका बन गया होगा आराम से, बोथ वहां पे आपको पढ़ने में नॉर्मल लगेगा। टू भी आ सकता था अगर द लगता तो। आगे देखिए, इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज कंसिडरेबली हार्डर देन हैकिंग इनटू अ सिस्टम। डाटा के सिस्टम को बचाना, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, हैक करने से ज्यादा मुश्किल है। द अटैकर्स हैज एन इनहेरेंट डैश इन
ज्यादा आसान है, तो जो अटैक करता है, जो हैक करता है, उसको एडवांटेज तो होता ही है इन बोथ कन्वेंशनल टेररिज्म एंड साइबर अटैक्स, उसको एडवांटेज होता है। इन द केस ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स द चैलेंजेज आर ऑफ अ मच, जब देश ही ऐसा करवाता है तो ये जो चैलेंज, चुनौतियां होंगी वो बहुत बड़े मात्रा पे होंगी, और मच के साथ याद रखिएगा हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगता है, मच बेटर होता है, ठीक है, मच हायर मैग्नीट्यूड, ज्यादा बड़े स्केल का चैलेंज होता है। नेक्स्ट तुम्हारा, तुम इसमें शुरुआत से, पता नहीं आपने उसको कैसे बनाया है, आप जरा देखो कि एक आध क्वेश्चन का आंसर में शुरुआत का बहुत इंटरेस्टिंग जो सेंटेंस था ना, वो काम कर रहा था उसके एक्सप्लेनेशन में। नियरली 2 years लेटर, करीब करीब 2 साल के बाद, मतलब 2 साल के पहले की क्या स्थिति है, ये एक क्वेश्चन में पूछा था। 2 साल के बाद अ कजिन परसुएडेड द अथॉरिटीज, जो पुलिस थी उसको कजिन ने कन्विंस किया दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गड़बड़ है। 2 साल के बाद, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 years बैक, 2 साल पहले कौन सा वर्जन पुलिस के पास नहीं था, और पुलिस के पास यह नहीं था कि उसकी हत्या किसी ने की है, किसी घर के मेंबर ने की है। यह था कि घर में चोरी हुई है, वो ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गई, कोई डायरेक्ट सस्पेक्ट नहीं था, लेकिन कजिन ने यह कन्विंस किया कि कुछ गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेफिल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। जब ग्रेफिल ने इन्वेस्टिगेशन किया तो सारी चीजें पता चली, एक्सेप्ट वन, एक चीज का पता नहीं चला। और आप ध्यान दीजिए कि ग्रिफिल ने जब किया था, क्वेश्चन में देखना जरा, ये फ्रेंच फॉरेंसिक साइंटिस्ट थे ग्रिफिल, और जब ये आए तो उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसके अनुसार इनकी हत्या हुई थी पिस्टल से, एक्सीडेंट नहीं था ये, और उन्होंने उसके हस्बैंड को उन्होंने पकड़ा था। कहानी में ये है अल्फोंसो लुटरिंगर, उसको उन्होंने पकड़ा। आप अगर पढ़े होंगे ध्यान से तो ये एक्सीडेंट था, ये नहीं था। शी वॉज किल्ड इन हर स्लीपिंग रूम, क्योंकि टेबल पे ब्लड का छींटा मिला था। उसकी हत्या बुलेट से हुई थी, और जो अल्फोंसो ने जो वर्जन बताया था कि गलती से गोली चल गई थी, ये गलत था, बेसमेंट में बताया था उसने। पॉली के पुलिसमैन ने कौन कौन सा खोजा था एक्सेप्ट वन, और ये आपको आप ध्यान देना कि ये ग्रेफिल ने खोजा था, पॉली के पुलिसमैन को ये नहीं मिला था, क्योंकि यहां देखिए लिखा हुआ है कि बेडरूम पे ग्लास टॉप जो था नाइट टेबल का, उस पे उनका ध्यान आकर्षित हुआ, तो सो इन्होंने खोजा था। और क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है कि सर्टेन का कौन सा पैसेज में यूज हुआ है, तो वो तो आप ध्यान दो कि सस्पिशियस यूज हुआ है ना, संदिग्ध, श्योर का, डाउटफुल, डाउटफुल वाला नहीं पैसेज में, तो तुम्हारा सस्पिशियस का यहां पे हल दिया हुआ था।
नेक्स्ट, आपके पास 4 सिनोनिम दिए, 3 सिनोनिम, एक एंटोनिम दिया हुआ था। और तुम जरा ध्यान दो, द फिल्म ऑफ फेमिलियरिटी, फिल्म का मतलब यहां पे सिनेमा नहीं है, परिचय, हम फेमिलियर हैं उसका, तो एक हम दिखावा करेंगे। एंड सॉलिसिट्यूड का मतलब होता है किसी के प्रति चिंता, सही से हम किसी के प्रति चिंता अपना व्यक्त, चिंता मतलब हम वो अच्छा रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे, ये हमारा सेंस ऑफ सॉलिसिट्यूड है। एक सॉलिट्यूड होता है अकेलापन, और एक सॉलिसिट्यूड होता है जिसमें हमको किसी के प्रति एक चिंता लग रही है, जैसे मां को अपने बेटे के प्रति सॉलिसिट्यूड होता है, उस चिंता का उल्टा। और चिंता का उल्टा तो नेग्लिजेंस है ना, लापरवाही। सेम्बलेंस, सेम्बलेंस का सिनोनिम पूछ रहा है, और सेम्बलेंस का सिनोनिम होता है आभास। सेम्बलेंस का मतलब होता है किसी चीज का आभास। अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे भी ना तो आपको यह मतलब समझ में आ जाएगा कि आभास का मीनिंग आ रहा है। एंड कार्डिनल का सेम चीफ होता है, मेन, कार्डिनल प्रिंसिपल, कार्डिनल थ्योरी, मेन, आधारभूत। आपने अगर चारों सही बनाया है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कौन सा चीज, कौन सा थॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज उनको ये बहुत मूर्खतापूर्ण था, और ये मूर्खतापूर्ण कौन सा थॉट था? और आप ये ध्यान दीजिए कि यहां पे कहीं पे लिखा हुआ था, many people of this time in fact made an important distinction between the pragmatic gains to be made from a short term tutelage under British rule। अगर ब्रिटिश रूल के अधीन रहते हैं शॉर्ट टर्म में तो प्रैग्मेटिक मतलब कुछ गेन्स होंगे, लाभ होगा। एंड अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमको इंडिपेंडेंस मिले। एंड ये जो दोनों थॉट थे ये अल्टीमेटली प्रूव टू बी नैव, नैव मीन्स मूर्खतापूर्ण, एंड ओवर ऑप्टिमिस्टिक, जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था। तो ये दोनों जो थॉट था, सो ट्यूटलेज का मतलब अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ, तो आपका दोनों आंसर हो गया। ट्यूटलेज का मतलब प्रोडक्शन, और ये कि शॉर्ट टर्म में वो इंडिया के लिए एडवांटेजेस होगा। The awareness which is down by Indians in the mid 19th century, comprehension का पहला सेंटेंस देखिए। By the mid 19th century, the educated Indian had become sufficiently aware of his rich historical heritage. So, सीधा 43 का सी जाएगा, एंड 45 का उसी पैराग्राफ में व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी स्कॉलर्स, जो 19th सेंचुरी के स्कॉलर्स थे, हेल्प्ड कंसिडरेबली टू अनअर्थ सेवरल ऑब्सक्योर टेक्स्ट एंड ट्रेडिशंस। जो बहुत सारे ऑब्सक्योर, जिनका लोगों को वो नहीं पता था, टेक्स्ट और ट्रेडिशंस को उन्होंने फिर से जागृत किया। ये डायरेक्ट लिखा हुआ था, और ये तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ध्यान दो कि एसएससी बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछती, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग में कमजोरी अगर हो तो वो तुमको दिक्कत करेगी। तुम्हारे पास मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रटने के अलावे अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बनता है।
मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पे बनाने के समय में थोड़ा जोर पड़े तुम, इसीलिए मैं एक कंप्रीहेंशन मैं खुद बना के आपको दे रहा हूं इस बार। वो इन्वेस्टिगेशन वाला लुट्रिंगर वाला जो पैसेज था वो मेरा बनाया हुआ था। आप अगर अपने अंडरस्टैंडिंग पे भी अगर ध्यान देके काम कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। डोंट वरी, काम करेगा वो। थैंक यू। अगले सेट के साथ मिलते हैं।